नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो आगामी परीक्षाएं हमारी लगी हुई हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो उसके अंतर्गत हम लोग किन टॉपिक को इतिहास के सेलेक्ट करेंगे या इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न अमूमन बनते हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है और जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन चुके हैं, है ना। उन्हीं बिंदुओं पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विषय में ये डिसाइड करना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन देखते हैं, जो विगत वर्षों के पेपर्स हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो पूरा सिलेबस यदि हम पढ़ें तभी जाकर के हम सेफ होंगे कि भाई प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा, तमाम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया। तो अब जब हम लोग महाजनपद काल को पढ़ते हैं तो आपको पता है महाजनपद काल के अंतर्गत हम बहुत कोशिश करते हैं कि भाई जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन थे और उन 16 महाजनपदों में कौन से महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और किस में गणतंत्रात्मक या गणराज्य प्रणाली थी। इसके बाद हम ये जानते हैं कि उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर भारत में थे और कितने महाजनपद दक्षिण भारत में थे, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी कहाँ थी। इन सारी बातों को अब आप देखना कि इतनी सारी बातों को पढ़ने के बावजूद, जितना अभी हमने डिस्कस किया आपसे, इतनी सारी बातों को किसी छात्र ने यदि पढ़ा हो, उसके बाद भी यदि उसके आगे के प्रोसेस को वो न पढ़ा हो कि ये 16 महाजनपद जो थे वो किस नदी के तट पर थे, तो फिर वो जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर उसने 16 महाजनपदों के नदी के बारे में पूछा कि कौन सा महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सेलेक्टिव तो हो सकते हैं, पर एग्जामिनर हमसे पूछ के तो प्रश्न पूछेगा नहीं कि बताओ आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एग्जामिनर के सामने सिलेबस होता है और वो पूरे सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके लिए शर्त केवल ये है कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर सिलेबस के अंतर्गत कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि भाई कौन सा टॉपिक से को पढ़ें और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ें, और जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो सही कैसे होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये तो एक कंडीशन होती है कि वो इतिहास के अंतर्गत ही नहीं है, बल्कि कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये समस्याएं बनती हैं। चूँकि इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है और यदि इसको हम चैप्टर टू चैप्टर सारे बिंदुओं को पढ़ने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वैसे भी आप जानते हो कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो जर्नलिस्ट बनने की है, स्पेशलिस्ट बनने की नहीं है। तो हमें हर विषय की उतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी जानकारी हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। और उसी संदर्भ में इतिहास विषय के अंतर्गत भी हम लोग बात करेंगे कि भाई कुछ तो टॉपिक ऐसे ज़रूर हैं, है ना, कुछ तो ऐसे टॉपिक ज़रूर हैं जहाँ से प्रश्न अमूमन बनते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे ज़रूर हैं जहाँ से क्वेश्चन यदा कदा बनते हैं। और इसी के आधार पर कोई भी अध्यापक इसी आधार पर ये बता सकता है या ये समझा सकता है कि कौन से पोर्शन को हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और किस पोर्शन को हमें सामान्य तरीके से पढ़ लेना है। क्योंकि छोड़ना तो, किसी भी टॉपिक को छोड़ना खतरनाक हो सकता है। भाई हम संगम काल नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम दक्षिण भारत का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे, शैव और वैष्णव से क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस हमारा इतना बड़ा है कि उसमें प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आज के इस सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में, कि हम इतिहास के अंतर्गत कुछ उन बिंदुओं को ज़्यादा फोकस करें जहाँ से अमूमन क्वेश्चन बनता है और वहाँ से प्रश्न 1 या 2 वर्ष के अंतराल के बाद बनता ही बनता है, कई बार लगातार वहाँ से प्रश्न बनता है।
तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक यदि हम बात करें, बहुत बेहद संक्षेप तरीके से मैं आपको सारी बातों को डिस्कस करूंगा। तो आप जानते हो कि पहला जो चैप्टर हमारा महत्वपूर्ण जो पहला चैप्टर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। अभी यूपीएससी के एग्जाम में आपने देखा कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस मेटल की थी, यहाँ से प्रश्न आया। हालांकि बेहद आसान क्वेश्चन था ये, क्योंकि कोई भी छात्र जो इंडस वैली को पढ़ता है और मोहनजोदड़ो को पढ़ता है तो उसे पता होता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय वो नृत्य संगीत से परिचित रहे होंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें देखना होगा, और उसके अंतर्गत हम जो भी स्थल जो जिन स्थलों की खुदाई हुई है और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो खुदाई में प्राप्त चीज़ें हुई हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है। और इसमें एक बात को ज़रूर ध्यान रखना कि यदि खुदाई में कोई नई चीज़ पाई गई है तो वो प्रश्न आने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी तो खुदाई में इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि वो सबको रटना मुश्किल है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि कोई नया स्थल खुदाई में प्राप्त हुआ, कोई नया स्थल खुदाई में प्राप्त हुआ है ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नई प्राप्त हुई तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई स्थल अभी आ चुके हैं, जैसे मांडा तो आ ही चुका है, मांडी तो आ ही चुका है कि मांडी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा सनौली है, चांदीपुर है, ये भी नए स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और आगे जो प्रश्न बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम में खास तौर से जो यूपी स्पेशल से संबंधित इतिहास है और जो कोई नया चेंज हुआ है, कोई जो नई खोज हुई है, वहाँ से प्रश्न की संभावना बनेगी। तो सिंधु सभ्यता में कुछ स्थल ऐसे खुदाई में प्राप्त हुए हैं जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश में की गई है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ को, कोई नया आंकड़ा यदि चेंज हो गया है इतिहास के अंतर्गत, तो कोई नया आंकड़ा यदि चेंज हुआ है, जैसे लहुरा देव वाला मामला आपने पढ़ा है कि अब यदि प्रश्न आता है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है हुआ है, तो हम कहेंगे कि लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। इसके पहले क्या होता था कि इसके पहले हम मेहरगढ़ बताते थे कृषि के लिए और चावल के लिए कोल्डिहवा बताते थे। तो कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी नया आंकड़ा यदि बन रहा है तो वहाँ से आप प्रश्न बन सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि सामान्य तरीके से उसकी विशेषताओं को, उसके संदर्भों को लेते हुए चलना होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी हमें देखना होगा, कम से कम उसके सिद्धांतों को देखना होगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, उनमें समानताएं और विषमताएं क्या थी, वहाँ से बन सकता है। बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय है ना, जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनयान महायान है और जैन धर्म के अंतर्गत दिगंबर और श्वेतांबर है, तो उसमें जो प्रश्न आने की कंडीशन बन सकती है वो ये बन सकती है कि इन संप्रदायों के उप संप्रदाय भी हैं। तो इन संप्रदायों के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनकी अपनी विशेषता क्या है, यदि उन पॉइंट को भी हम जानें और संप्रदाय से उप संप्रदाय बनने के पीछे रीजन क्या था, यदि उसको जाने, तो यहाँ से प्रश्न यदि आता है तो वो हम प्रश्न को सही करेंगे और हमें वहाँ पर निश्चित रूप से लीड मिल सकती है। तो इसी तरह से जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी, दोनों के अंतर्गत बात करेंगे। इसके बाद जब हम मौर्य काल में आएंगे, आप महाजनपद को भी देखोगे, आप हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का जो संदर्भ है उसको भी संक्षेप में उसको आप देखेंगे। जब मौर्य वंश में आएंगे तो मौर्य वंश के अंतर्गत हम उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश एक ऐसा चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का जहाँ से प्रश्न अमूमन आते ही आते हैं। एक प्रश्न तो मौर्य वंश से होगा ही होगा, चाहे अशोक के अभिलेखों से पूछ लिया जाए, चाहे मौर्य प्रशासन से पूछ लिया जाए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि मौर्य वंश से जो प्रश्न आते हैं वो दो खंड से ज़्यादा आते हैं। एक अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और या तो मौर्य प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि मौर्य प्रशासन भारत के इतिहास का सबसे केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अभी यूपीएससी के एग्जाम में आपने देखा प्रादेशिक युक्त और रज्जुक, जिसकी नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी, उनके बारे में पूछा था कि ये किस स्तर के अधिकारी थे, ये किस स्तर के अधिकारी थे, प्रांत स्तर के थे कि जिला स्तर के थे। तो मौर्य प्रशासन से प्रश्न अमूमन बनता ही बनता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा, जैसे मौर्य काल में पहली बार उपधा परीक्षण के द्वारा
नियुक्ति होती थी, योग्यता की पहचान करके उपधा परीक्षण एक नया शब्द आता है, उसके अंतर्गत उसको आपको ध्यान रखना होगा। मौर्य काल में सिंचाई कर लगाया गया था पहली बार, जिसको उदक भाग कहा गया। तो ऐसे कुछ पॉइंट पढ़ते समय जरूर लगते हैं कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो मैंने आपको मौर्य काल के बारे में दो बातें बताई, एक अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड और दूसरा उसमें स्तूप भी हो सकता है, गुहा लेख भी हो सकता है, पूरे संरचना को देखना है। और मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो प्रश्न की संभावना बनती है वो व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से बनती है कि व्यापार वाणिज्य के मामले में, क्योंकि आप जानते हो कि जो मौर्योत्तर काल है वो व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से मौर्योत्तर काल की पहचान होती है, क्योंकि कनिष्क के द्वारा जब चीन पर अधिकार किया गया तो चीन से रोम जाने वाला जो रेशम मार्ग था उस पर भी कनिष्क का अधिकार हो गया और इसके वजह से व्यापार वाणिज्य में बहुत वृद्धि हुई। जैसा कि प्लिनी ने कहा है, नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा है कि रोम का सारा सोना भारत जा रहा है और यदि इसी तरह से कुछ और वर्षों तक जाता रहा तो एक दिन रोम कंगाल हो जाएगा। तो मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य वाला जो बंदरगाहों का किसका आयात किसका निर्यात वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न आने के दृष्टिकोण से। गुप्त काल के अंतर्गत आपको जो राजनीतिक इतिहास है उसको जानना है। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके पहले समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में आपको जानना है और ख़ास तौर से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में जो सांस्कृतिक विकास हुआ उस सांस्कृतिक विकास से प्रश्न बनते हैं। इस बार तो बहुत आसान क्वेश्चन गुप्त काल से दे दिया था यूपीएससी में कि फाहियान किसके कार्यकाल में भारत आया था। तो फाहियान किसके कार्यकाल में भारत आया था, वहाँ से प्रश्न आया था। तो अब देखो ना, आप देखो, मैं चैप्टर वाइज आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, और हर चैप्टर से इंडस वैली से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, महाजनपद से एक क्वेश्चन पूछा, मौर्य काल से एक क्वेश्चन पूछा, गुप्त काल से एक क्वेश्चन पूछा, सभी खंडों से एक क्वेश्चन पूछा। तो ऐसी कंडीशन में किसको कह सकते हैं आप कि नहीं इस खंड को आप छोड़ दो, इस खंड को छोड़ दो, तो वहाँ से प्रश्न आएगा तो कैसे सही होगा। तो उसमें बस केवल ये ध्यान रखना है, हमें पढ़ना तो सबको है लेकिन उसमें किसी पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है, किसी पोर्शन को थोड़ा कम फोकस करना है। इतना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम चैप्टर छोड़ देंगे तो उस चैप्टर से प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से वो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखना कि फिर मध्यकाल के अंतर्गत जब आते हैं तो मध्यकाल में जो कल्चरल पोर्शन है ना, जो कल्चरल पोर्शन है, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला है ना, और सल्तनत काल का जो साहित्यिक खंड है वहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा रहती है अपेक्षाकृत राजनीतिक इतिहास के। तो जो शासन प्रशासन का स्वरूप सल्तनत काल में है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के मुकाबले वहाँ का जो शासन प्रशासन का स्वरूप है वो थोड़ा डिफर है, इसलिए वहाँ से प्रश्न बन सकता है। और जो मध्यकालीन भारत का कल्चरल पोर्शन है उसको ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें स्थापत्य कला सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सल्तनत काल में कम से कम संगीत कला और चित्रकला का बहुत विकास नहीं हुआ। चित्रकला का तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, संगीत कला को भी बहुत ज़्यादा प्रश्रय मुस्लिम शासकों के द्वारा कम से कम नहीं दिया गया, क्योंकि चित्रकला और संगीत दोनों इस्लाम में वर्जित है। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको इन खंडों पर विचार करना होगा कि भाई वो कौन कौन से पोर्शन हैं जहाँ पर हमको ध्यान देना है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे कि पहला चैप्टर जो हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत करते हैं, तो इस बार तो वहीं से पुर्तगालियों ने भारत क्या क्या लेके आए थे वहाँ से अभी प्रश्न आया। ये तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ, इसलिए बाकी तो प्रश्न हमेशा आते ही आते रहते हैं उन सभी जगहों से। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें कुछ ऐसे पोर्शन है जिसको हम पढ़ने से बचते हैं, जैसे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संगठन थे उन संगठनों के बारे में हम पढ़ते ही नहीं कभी हैं, जबकि वहाँ से प्रश्न लगातार पूछ रहा है। तो जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूरों से संबंधित कोई एक्ट या कोई नियम है तो उसके बारे में जानना, ये वो पोर्शन है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। भाई राष्ट्रीय आंदोलन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन तो छोड़ नहीं सकते हम, लेकिन
कुछ ऐसे पोर्शन है जिस पर हमारी नज़र नहीं जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है, और उनको यदि हम पढ़ें, उनको यदि हम समझने की कोशिश करें, तो वहाँ से जो प्रश्न हम गलत कर देते हैं, कम से कम उन प्रश्नों को भी हम बचा पाएंगे और हम सिलेक्शन के करीब जा पाएंगे। तो इस तरह से पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें राष्ट्रीय आंदोलन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और उसमें एक और पॉइंट को ध्यान रखना, निम्न जातीय आंदोलन जैसे ज्योतिबा फूले का है ना, उसके बाद गुरुवायूर सत्याग्रह है, बायकोम सत्याग्रह है ना, उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन है, जस्टिस। तो इस तरह के जितने भी निम्न जातीय आंदोलन थे, जहाँ पर जातीय भेदभाव और छुआछूत के मुद्दे को लेकर के आंदोलन किया गया था, वहाँ से अमूमन प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो उन बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ऑल ओवर एक दृष्टिकोण डेवलप करने की कोशिश किया कि कौन कौन से पोर्शन को हमें किस पोर्शन के अंतर्गत, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, कौन से पोर्शन को हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा होती है या जहाँ से प्रश्न ज़्यादा अभी तक बन चुका है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने उन खंडों को ले लिया। बाकी जो मैसूर है, मराठा है, सिख है, इनको एक बार तो आपको पढ़ेंगे ही, क्योंकि कहीं से भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे ज़रूर हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद आप देखना कि आज़ादी के समय की जो कंडीशन है, उस कंडीशन से प्रश्न बनते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से, ख़ास तौर से 1945 से लेकर 1947 के इतिहास का जो संदर्भ है कि वहाँ पे घटनाओं का बिखराव है, कई तरह के आयोग आएंगे, कई तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पीसीएस के अंतर्गत जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तीनों खंडों से, पीटी के, चाहे वो एंशिएंट के हों, मेडिवल के हों, मॉडर्न के हों, इसमें एक और पोर्शन को ध्यान रखना है। आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में विजयनगर को जरूर पढ़ लेना है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सूफी और भक्ति जो आंदोलन है उसको सामान्य तरीके से एक बार जान लेना है कि सूफी सिलसिले कौन कौन से थे, किस सिलसिले के कौन से सूफी संत थे, यदि मोइनुद्दीन चिश्ती थे, यदि निजामुद्दीन औलिया थे तो किस सिलसिले से थे, चिश्तिया सिलसिले से, सुहरावर्दी सिलसिले से कौन था। यानी सूफी और भक्ति और विजयनगर, ये तीन पोर्शन को मेडिवल वाले खंड के अंतर्गत आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे गलत ही कर देते हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटी मैंने आउटलाइन बताने की आपको कोशिश की कि इतिहास के अंतर्गत आपको किन किन बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अमल में लाएंगे, इन बातों को पर विचार करेंगे, और यदि इसको क्रियान्वित करेंगे अपनी तैयारी के दौरान, तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना भी देनी थी कि उत्कर्ष के तरफ से बिग समर सेल आ चुका है, जिसकी अवधि 29 मई से 3 जून तक है। और उत्कर्ष ऐप में यूपी पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 3 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है, और प्राइम कोर्स पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा उत्कर्ष हमेशा हर समय आपको ऑफर देता है और आपको आपकी तैयारी को सुनिश्चित करता है, ताकि आप कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो समर सेल भी उत्कर्ष का आ चुका है, और बिना विलंब किए आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष बुकशाला के अंतर्गत जो सभी पुस्तकें हैं उत्कर्ष की, उस पर भी आपको 90% की डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप उत्कर्ष बुकशाला से जो भी बुक लेना चाहते हैं, जो भी बुक खरीदना चाहते हैं, उसको आप ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।